नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्किल पर। आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2023 का मैथमेटिक्स का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और डिटेल में इसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो सबसे पहले हमें दो टर्म आई है इसमें, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है ऐसी कोई संख्या जिसको उस संख्या में जोड़ने पर जीरो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कोई संख्या ली 2 में ऐसी क्या संख्या जोड़े कि जीरो आ जाए? तो 2 में अगर हम -2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कोई संख्या 5/2 लिया, तो इसमें क्या संख्या जोड़े जिससे जोड़ने पर जीरो आ जाए? तो हम क्या जोड़ेंगे इसमें? -5/2। 5/2 से क्या आ जाएगा? जीरो। तो योज्य प्रतिलोम किसी भी संख्या का हमें निकालना है तो क्या करते हैं? उसी संख्या में माइनस साइन लगा देते हैं। अब हम देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है किसी संख्या में यदि हमने किसी संख्या में किसी ऐसी संख्या की गुणा की जाए जिससे गुणनफल 1 आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दो में ऐसी कौन सी संख्या की गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए? तो हम 2 में गुणा करेंगे 1/2 की। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? 1। जैसे यही था 5/2। 5/2 में हम किसकी गुणा करें कि 1 आ जाए? तो 2/5 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा? 1। तो अब हमें क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है 3/4 के योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? ऐसी संख्या जिसके जोड़ने पर जीरो आ जाए। तो 3/4 में यदि हम -3/4 जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। फिर क्या कहा है? योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम इसका मतलब इसमें किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 आ जाए। तो अगर मैं इसमें 4/3 से गुणा करूं तो गुणनफल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम हमारा आंसर क्या होगा? -4/3। तो आंसर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके क्वेश्चन पेपर में गलती दिया हुआ था, यहां पर इसमें करेक्शन किया हुआ है जिसके अनुसार आंसर सही आ सके। किसी संख्या के 60% में 32 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया, माना वह संख्या x, हमने वो संख्या x मान ली। तो इसने क्या बोला है? x के 60%। तो x का 60% में यदि हमने 32 जोड़ दिया तो वही संख्या का मतलब x प्राप्त होता है। तो x इंटू 60% निकालने के लिए 100 से भाग कर देंगे, प्लस 32 बराबर x। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, ये 3 बार जाएगा, ये 5 बार, यानी कि ये हो जाएगा 3x/5 प्लस 32 बराबर x। 32 बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 3x/5। एलसीएम ले लेंगे इसको इस साइड में ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा? 5x माइनस 3x/5, ये 32 इंटू 5, ये 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, क्या बचा? 2x। तो यहाँ से 32 गुना 5 और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा,
बराबर x, 2 से इसको काटेंगे 16 बार जाएगा, 16 पंजे 80, तो x का मान क्या आया 80, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 80, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इससे पहले इसका एक शॉर्टकट भी है। जैसे इसमें ये कहा है किसी संख्या का x का 60%, x के 60% में 32 जोड़ने पर वही संख्या मिलती है, यानी कि ये x का फिर कितने परसेंट बचा होगा, x का ये कितना परसेंट होगा 40%, क्योंकि 60% ये है 40% ये है, तो संख्या मिल जाएगी 100%। तो हम निकाल देंगे x का 40% क्या होगा 32, तो x गुना 40/100 बराबर 32, ये 20 से काटेंगे 20 दूनी 40 और ये 5 बार, तो x बराबर 32 गुना 5/2, ये 16, 16 पंजे 80। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 455 में पहले 5 तथा दूसरे 5 के स्थानीय मान के अंतर एवं योगफल का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम स्थानीय मान देखते हैं कैसे निकालेंगे। स्थानीय मान ये इकाई होता है, ये दहाई, ये सैकड़ा। इकाई अगर हम निकालते हैं तो ये 5 का 5 ही लिखा जाएगा, और ये दहाई होता है, दहाई का मतलब होता है 10, तो 5 गुना 10 यानी कि 50। ये होता है सैकड़ा, यानी कि 4 गुना 100, ये क्या हो जाएगा 400। तो इसने क्या बोला है, पहले 5 और दूसरे 5 का हम योगफल निकालेंगे, पहले 5 और दूसरे 5 का योगफल। सबसे पहले हम योगफल निकालेंगे, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 5 और प्लस 50 यानी कि 55। फिर इनका निकालना है हमें अंतर। अंतर यदि हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 5 बराबर 45। इनका हमें निकालना है गुणनफल। गुणनफल अगर हम इनका गुणनफल निकालेंगे तो 55 गुना 45, तो 5 का 25, लास्ट में 5 आना चाहिए बहुत सारी संख्याओं में, तो इसको सोल्व कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, यानी कि इसको हम लिख लेंगे 50 प्लस 5 और इसको हम लिख लेंगे 50 माइनस 5। तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला खोल देंगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 50 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 50 का स्क्वायर 2500 और ये 25, तो 2500 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा 2475, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। संख्या 0 का रोमन अंक होगा। बच्चों 0 का कोई रोमन अंक नहीं होता है। बहुत समय पहले तक 0 का कोई भी रोमन अंक नहीं होता था, लेकिन अब 0 का रोमन अंक हम n से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। एक बार समझ लेते हैं। जैसे 1 का रोमन अंक क्या होगा, 2 का ये हो, इस तरीके से लिखते हैं, 3 को हम ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को 7 ऐसे, अप टू ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम 0 का कोई भी रोमन अंक नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब कुछ टाइम में 0 का हम रोमन अंक n से रिप्रेजेंट करने लगे हैं। n का मतलब ये होता है नल, और ये नुला शब्द से बना है, जो रोमन भाषा का शब्द है। नल का मतलब 0, तो इसलिए हम n से रिप्रेजेंट करने लगे हैं इसको। लेकिन आपके ऑप्शन में n नहीं दिया गया, तो हम किसके साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 का मान होगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 100 का मतलब आप 0.03 लिख सकते हैं, और 1000 से भाग करेंगे तो 0.03।
अब इसको सभी को हम ऐड करेंगे 25.000.03.004, हम इनको सबको ऐड कर लेंगे तो 430.25, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर। इनको हम डेस्क्रिप्टिव वे में लिखना पड़ेगा। ये अभी तक बहुविकल्प थे, इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने इनको डिटेल में समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर लंबी रस्सी काटी गई है, शेष रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये घटा का क्वेश्चन है, सब्सट्रैक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर 6, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, रस्सी की लंबाई बराबर 20 सही 2/3, या हम इसको सही से लिखेंगे 20 के 60 और 2 62/3 मीटर। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तभी एग्जाम में आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर इसने क्या कहा है, मीटर लंबी रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर काटी गई रस्सी, काटी गई रस्सी, काटी गई रस्सी बराबर 5 सही 1/8 मीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 पन्ने 40 और 1 41/8 मीटर। अब हमें शेष रस्सी, तो शेष रस्सी क्या होगी, शेष रस्सी, देखिए हमारे पास कितने मीटर रस्सी थी इनिशियल स्टेज में, शुरुआत में हमारे पास 62/3 मीटर रस्सी थी, इसमें से हमने कितनी काट दी, तो बचेगी कितनी, बचने का मतलब हम इसको घटाना पड़ेगा, किसमें से, इसमें से ये घटा देंगे, तो 62/3 माइनस 41/8, घटाने के लिए हम इसका क्या करने पड़ेगा, एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, तो 62 गुना 8 माइनस 8 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, तो 41 गुना 3, तो 8 दूनी 16 का 6 और 8 छंग 48 और 1 49, 8 दूनी 16 हासिल 1 और 8 छंग 48 और 1 49, माइनस 3 4 3 12 माइनस 24। अब 496 से 123 घटाएंगे, क्या बचेगा, 6 में से 3 गए 3, 9 में से 2 घटाएंगे 7 और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3/24। ये इतने मीटर आपकी रस्सी बच जाएगी, इतने मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कहा गया है, किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y² माइनस 8z है, महिलाओं की संख्या इतनी है, ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। ये भी माइनस का क्वेश्चन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पुरुषों की संख्या, गांव में पुरुषों की संख्या, गांव में पुरुषों की संख्या, गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, 6xy प्लस 5y² माइनस 8z। महिलाओं की संख्या क्या है, गांव में महिलाओं की संख्या, गांव में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, तो गांव में महिलाओं की संख्या कितनी दी है, 2x प्लस xy माइनस 2y। अब हमें ज्ञात कर क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो हम क्या लिखेंगे, पुरुषों की अधिक संख्या, अधिक संख्या कितनी अधिक है वो हम घटा के करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, पुरुषों की संख्या कितनी अधिक है महिलाओं से, तो हम क्या करेंगे, पुरुषों की संख्याओं में से महिलाओं की संख्या को घटा देंगे। देखते हैं पुरुषों की संख्या कितनी है, 6xy
प्लस 5y² माइनस 8z, और इसमें से हम घटाएंगे क्या, 2x प्लस xy माइनस 2y। अब हम सजातीय जो पद हैं उनको देख लेते हैं। देखो 6xy 6xy ये सजातीय पद है, 6xy प्लस 5y² माइनस 8z, माइनस से ये साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, 2x और ये माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस xy माइनस माइनस प्लस 2y। तो सजातीय पद देखेंगे, सजातीय पद ये होते हैं xy और xy, ये सजातीय पद है। 6xy में से एक xy घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5xy। इसके अलावा इसमें कोई भी सजातीय पद नहीं है, तो एज इट इज हम इनकी कॉपी कर देंगे। जैसे माइनस 2x प्लस 2y माइनस 8z प्लस 5y², ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, दशमलव संख्या इतने को जोड़िए। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, 51.3, फिर हमें लिखना है 51, 5, 1, 0 के पॉइंट के नीचे पॉइंट देना है, ऐसे ही लिखना है हमें। फिर 0.03, फिर लिखना है 0015, फिर लिखना है हमें 0003 और 140, 1 2 3 4, 4 0 और 5, 4 अंक हैं, 1 2 3 4, इनको हमें जोड़ना है। तो अब इनको जोड़ेंगे, क्या आएगा आंसर, 3 3 3 3 पॉइंट, 1 और 1 2, यहाँ पे 1 है, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 0 और 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। देखिए ये की टर्म होते हैं, बड़ी से बड़ी। अगर कहीं पे बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो इसका मतलब हमें इसका महत्तम समापवर्तक निकालना है। अगर कहीं पे बड़ी से बड़ी का मतलब महत्तम समापवर्तक और छोटी से छोटी कहे तो इसका लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम निकालना है। लेकिन हम इसका डायरेक्ट एलसीएम नहीं निकाल सकते, सॉरी एचसीएफ नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 1, 3, 5। यदि हम 1, 3, 5 इन संख्याओं से घटा दें, यानी कि 49, 59 और 109 में से यदि हम 1, 3 और 5 घटा दें, यानी कि ये क्या बचेगा 48, और ये क्या बचेगा आपका 56, और ये बचेगा आपका 104। तो इन संख्याओं का यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा। देखते हैं इनका एचसीएफ निकालेंगे, दो तरीके हैं, भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा। चलो भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। 48 और 56 का भाग करेंगे, 48 से कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 48 घटाएंगे कितनी बार जाएगा, 8। इस कंडीशन जब तक हम भाग देते रहेंगे, इस संख्या को यहाँ पे उतार लेंगे तब तक जब तक ये पूरा पूरा ना कट जाए। 8 6 48, जब ये पूरा कट जाता है तो इसका मतलब जो भाजक होता है वही उसका एचसीएफ हो जाता है। तो 48 और 56 का एचसीएफ क्या होगा, 8। फिर हम 104 और 8 का एचसीएफ निकालेंगे, तो 8 से 104 को भाग करेंगे, 8 एकम 8 बचा 2 और 8 3 24, तो पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आया है वो क्या होगा, 8। तो वो संख्या क्या होगी, वह संख्या होगी 8। तो 8 से अगर हम 48 को भाग 49 को भाग करेंगे, 8 6 48, तो बचा 1। फिर 8 से 56 को भाग करेंगे, 8 से 56 बचा 3। फिर 8 से 104 को भाग करेंगे तो 13 104 बचा 5।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, पट्टी तथा प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण की रचना कीजिए। देखिए यहाँ पे बोर्ड पे ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं तरीका बता देता हूँ कैसे बनाया जाता है। देखिए, अगर प्रकार, पट्टी और प्रकार की सहायता से हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, या तो सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल से एक चाप लगाएंगे, जो दूरी इतनी रखनी, दूरी कितनी भी ले सकते हैं, आधे से कम दूरी लेनी चाहिए मोस्ट केसेस में। तो ये एक चाप लगाया, फिर जो प्रकार की नोक यहाँ रखनी है, दूरी उतनी ही रखनी है, प्रकार की नोक यहाँ रखी, एक चाप लगाया, फिर यहाँ पे नोक रख के एक और चाप लगाया। ये जो दो कोण बने हैं, ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये कितने का बनेगा, 60 डिग्री का। ये बनता है 120 डिग्री का। अब हमें चाहिए 90 का, तो 90 का क्या करेंगे, दूरी प्रकार की हमेशा सेम रहेगी, यहां नोक रख के एक चाप लगाएंगे, यहां नोक रख के एक चाप लगाएंगे, जहां ये आपस में काटेंगे वही कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। वही कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। ये रिक्वायर्ड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज ये हो गया, साइड ए। तो हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु लिखना कैसे, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा में क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। अब हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, हमने भुजा ए मानी है, तो हम क्या हो जाएगा, √3/4 a²। 4 की वैल्यू रख देंगे, ए की वैल्यू क्या है, 4। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। √3/4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 इंटू रूट। अब यहाँ पे हमें सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना नहीं भूलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसको डिटेल में समझेंगे हम, कैसे हमें परीक्षा में करना है जिससे हमें पूरे अंक मिल सके। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, आयताकार बगीचे की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 फीट स्क्वायर हो तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा, जबकि तार का मूल्य 12 रुपये प्रति फीट है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें अनुपात दिया गया है। देखिए, अगर हमें अनुपात दिया गया है तो हम कोई कांस्टेंट, कोई चर मान लेते हैं जिससे अनुपात को हम अलग अलग कर सके। तो सबसे पहले हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 12, माना लंबाई तथा चौड़ाई में अनुपात बराबर x। यदि हमने अनुपात x मान लिया तो लंबाई क्या हो जाएगी, बगीचे की लंबाई, बगीचे की लंबाई 5:3 है, यानी कि लंबाई कितनी है, 5 अनुपात में है, तो x से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी बगीचे की, 5x। अब बगीचे की चौड़ाई, बगीचे की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बगीचे की चौड़ाई हो जाएगी आपकी 3x। अनुपात में यदि हमें दो संख्याएं या दो से ज्यादा संख्याएं अनुपात में दे रखी है तो उनको संख्याओं में बनाने के लिए किसी कांस्टेंट या चर की गुणा कर देते हैं। x की गुणा कर देते हैं। यदि आयताकार बाग का क्षेत्रफल 1500 फीट स्क्वायर हो
तो हम क्या लिखेंगे, बाग का क्षेत्रफल, बाग का क्षेत्रफल। ये बाग कैसा है, आयताकार, यानी कि आयताकार होता है ऐसा, ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो इसका यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, इसको इसको और इसको सबको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2l प्लस 2b, 2 कॉमन ले लेंगे, l प्लस b, ये हो जाएगा इसका परिमाप, यही हमें निकालना है। तो बाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है हमें, 5x, चौड़ाई कितनी है 3x, मल्टीप्लाई करेंगे 15x², और एक्चुअल में हमें क्षेत्रफल कितना दे रखा है 1500, हम इसके इक्वल रख लेंगे यहाँ पे 1500। तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे 100 बराबर x²। तो x कितना आ जाएगा 100 रूट यानी कि 10। x की वैल्यू 10 मिली है, यहां से हम क्या कह सकते हैं, हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, बगीचे की लंबाई, लंबाई क्या हो जाएगी बगीचे की, 5x माना था, 5 गुना x यानी कि 5 गुना 10 बराबर 50 फीट। चौड़ाई क्या हो जाएगी 3 गुना x यानी कि 3 गुना 10 बराबर 30 फीट। ये हमें लंबाई और चौड़ाई मिल गई है। अब इसने पूछा क्या है, तो बाग के चारों ओर तार लगाने के लिए कितना खर्च आएगा। ये बाग है, इसके चारों ओर अगर हमें तार लगाना है तो इसके परिमाप के बराबर हमें तार चाहिए, इसके परिमाप के बराबर, और परिमाप कितना है ये, तो हमें इतनी लंबाई चाहिए तार की। तो हम क्या करेंगे, कुल आवश्यक तार, कुल आवश्यक तार कितना 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि 2, लंबाई और चौड़ाई कितनी है 50 प्लस 30, तो 2 गुना ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 160 फीट। इतना हमें तार चाहिए, और इसने क्या दे रखा है, तार का मूल्य कितना है 12 रुपए प्रति फीट। तो कुल तार कितना होगा, कुल तार 160 गुना 12, तो 12 की और 16 की गुना कर देंगे, 12 6 72, और 12 कम 12 और 7 19, ये हो जाएगा हमारा रुपए। इतने रुपए हमें चाहिए इसके चारों ओर तार लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13, त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नामों का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरा डिटेल में समझाएंगे। इसने क्या क्या कहा है, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कहेंगे 3 भुजाओं से, सिंपली आपको डेफिनेशन देनी है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। आगे ये भी आ सकता है कि चतुर्भुज किसे कहेंगे, तो 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहेंगे। अब ये हमारी डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट हुई, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, तो हम क्या लिखेंगे, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार। सबसे पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग होती है। जैसे कोई हमने ये ट्रायंगल लिया, ये ए साइड, ये बी साइड और ये सी, इसको हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। अगला होता है
समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है उसको हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु। जैसा कि नाम से दिख रहा है, सम का मतलब समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, विषम का मतलब सारी विषम अलग अलग, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसमें सारी भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे हम विषम त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, दो भुजाएं, ये ए साइड और ये भी ए साइड, ये भी, इसमें दोनों साइड क्या होगी? आपस में इक्वल हो गई। तीसरा हम भुजाओं के आधार पर कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी साइडें क्या होती है? बराबर। ये चित्र बना देंगे हम इसका, साइड ए। ये विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अभी हमने भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के सचित्र वर्णन किया है। अब हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों को देखेंगे। अभी हमने भुजाओं के आधार पर किया है, अब हम करेंगे कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। सबसे पहले कोण करते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई कोण, देखिए ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई कोण 90 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। जैसे ये साइड ए बी सी कोण बना लेते हैं। जैसे ये हमने 60 बनाया, ये 70 और ये 50। इसमें सभी कोण कितने हैं? 90 डिग्री से छोटे हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। इसमें सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी, ये एंगल 90 डिग्री का, इसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। अगला है अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसमें सिर्फ एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहेंगे? अधिकोण त्रिभुज। जैसे ये 120 डिग्री का, ये 30 और ये 30, 120, 30, 30 और 60 त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। इसको हम क्या बोलेंगे? अधिकोण त्रिभुज। ध्यान से देखेंगे, न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण 90 से छोटे होते हैं, इसमें एक कोण 90 से बड़ा होता है, बाकी छोटे ही होंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि भुजाओं और कोणों की मिलाकर अगर हमें कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो उसके लिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी बन सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया है? रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपए मासिक बचाता है, तो उसकी वार्षिक बचत एवं वार्षिक आय एवं खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए, आय बराबर क्या होती है? आय बराबर होती है खर्च और बचत, ये होती है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे? माना रचित की आय, क्वेश्चन नंबर 14, माना रचित की आय
रचित की आय, वार्षिक आय है, मासिक आय है, और मासिक आय हमने क्या मान ली x। फिर इसने क्या कहा है, मासिक आय का 80% वो क्या करता है, खर्च करता है। खर्च बराबर कितना करता है, x का 80%। तो बचत उसकी कितनी हो जाएगी, बचत हो जाएगी x में से, देखो बचत बराबर क्या होती है, आय में से खर्च घटा देंगे। आय कितनी थी x में से यदि हम खर्च घटा देंगे 80% घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, बचत। और बचत किसके इक्वल दे रखी है, 120 के। तो हम क्या लिख देंगे इसको, x माइनस x का 80% बराबर 120। तो यहां से हम इसको सोल्व कर लेंगे, x माइनस एक्स गुना 80/100, 20 से काट देंगे, ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार, बराबर 120। तो x माइनस ये कितना हो जाएगा, 4x/5 इज इक्वल टू 120। सोल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 5x में से 4x, x/5 बराबर 120। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12×5 = 60, तो 600। यानी कि उसकी मासिक आय कितनी है, ये मासिक आय दी गई थी, हमें पूछा है तो उसकी वार्षिक आय, ये मासिक आय निकल के आई है। तो वार्षिक आय क्या हो जाएगी, वार्षिक आय के लिए हम इसको क्या कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो 12, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 600, 12×6 = 72, इतने रुपए इसकी मासिक आय आ जाएगी। और इसका खर्च पूछा है तो हमें क्या चाहिएगा, खर्च। ये रहा इसका मासिक खर्च। तो x का हमें क्या निकालना है, यहां लिख लेंगे खर्च, मासिक खर्च है ये, मासिक खर्च क्या हो जाएगा, x का 80%, x का 80% क्या हो जाएगा, यानी कि 600 का 80%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8×6 = 48, 480 रुपये इसकी क्या है, मासिक खर्च है। तो वार्षिक खर्च क्या हो जाएगी, वार्षिक खर्च लिख लेंगे हम, वार्षिक खर्च 480 गुना 12, इसको सोल्व करेंगे, 12×8 = 96, 6 और 12×4 = 48 और 9 57। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वार्षिक खर्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है, इन्हें पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करें। देखिए ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है, इसको समझते हैं कैसे कर लेंगे। इसमें पैमाना मान लेंगे, सबसे पहले पैमाना क्या मान लेते हैं, एक फूल बराबर हम क्या लिखेंगे, 5 फूल। यानी कि अगर हम एक का पिक्टोग्राफ बनाएंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, 5 फूलों को। तो हम कैसे करते हैं, सारणी बना लेंगे ऐसे, इधर हम क्या लिख लेंगे, फूलों के नाम, और इधर संख्या, ये संख्या रिप्रेजेंट करेगी नाम। तो सबसे पहले फूलों का नाम यहां लिखना है, फूलों की संख्या इधर लिखनी है। सबसे पहले हमें लिखना है गेंदा, ऐसे, फिर इसके बाद में जूही, फिर इसके बाद में चमेली, नेक्स्ट क्या है, रजनीगंधा, और लास्ट में क्या है, गुलाब। अब हमें इनका पिक्टोग्राफ बनाना है। इसका मतलब देखिए, फूलों की संख्या हमने क्या माना है, पैमाना, एक फूल बराबर 5 फूल, यानी कि ये 25 है। तो इसको बनाने के लिए 5 फूल बनाने पड़ेंगे, एक फूल बराबर 5 फूल, तो 5 फूल बराबर 25। तो यानी कि हमें 5 हम क्या बना देंगे, फूल बना देंगे ऐसे, यहाँ पे ये 5 बन गए। अब हमें जूही के कितने बनाने पड़ेंगे, 2, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है,
जूही के बनाने पड़ेंगे हमें 2। फिर इसी तरीके से चमेली के बनाने पड़ेंगे हमें 3, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई में करेंगे तो 15 हो जाएगा ये। इसी तरीके से रजनीगंधा के बनाने पड़ेंगे हमें 5 गुना 9, 9 बजे 45, तो 9 बनाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यही बनाने हमें। फिर गुलाब के बनाने पड़ेंगे हमें 7, क्योंकि 5 7 35 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 3 2, 3 और 3 6 1 7। तो ये क्वेश्चन 15 हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक वर्त की परिधि 22 मीटर है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये हमारा हो गया एक सर्किल यानी कि वर्त, ये हो गया आपका वर्त, ये इसका केंद्र होता है। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या यानी कि रेडियस। ये होती है ये सारी, इसको 2 पाई आर, इसको बोलते हैं हम परिधि 2 पाई आर। और परिधि हमारे किसके इक्वल दे रखी है, 22 मीटर के। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है इसका पाई आर स्क्वायर। तो हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या बराबर आर। तो परिधि कितनी दे रखी है, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि हमें दे रखी है 22 मीटर। और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बराबर 22 मीटर। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुना आर बराबर 22। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 7/2। इसको ऐसे ही रखते हैं 7/2 मीटर। हमें त्रिज्या मिल गई, हमें निकालना क्या है, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ देखते हैं, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर कितना निकल गया है 7/2 गुना 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो 11 7 77/2 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे, 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी में तथा शेष तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। तो हम क्या मानते हैं, कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी, कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 60। प्रथम श्रेणी से पास, प्रथम श्रेणी से पास कितने हैं, 50%। द्वितीय श्रेणी से पास, द्वितीय श्रेणी से पास है 40%। तृतीय श्रेणी से प्राप्त क्या लिखेंगे, तृतीय श्रेणी से पास। तो ये कितना हो जाएगा, 100% में से हम 100% में से ये हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 50% प्लस 40%, क्योंकि 100% कुल विद्यार्थी थे। तो 100 में से ये कितना हो जाएगा, 90 परसेंटेज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10%। यानी कि तृतीय श्रेणी में 10% प्राप्त, 10% विद्यार्थी क्या हुए, पास हुए। तो इसने क्या पूछा है, ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। तो हम लिखेंगे तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र, तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 60 का 10%। तो निकाल देंगे 60 का 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेंगे, 6 विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं।
इसमें क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू -2, यानी कि जहां पे इसमें a है वहीं पे हम a इज इक्वल टू -2 रख देंगे। पहला क्वेश्चन है जैसे 5a² प्लस 4a माइनस 2, तो यहां से a इज इक्वल टू क्या रख देंगे, a इज इक्वल टू -2 रखने पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 -2, तो 5 गुना ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 -2, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 माइनस 10, तो कितना बचेगा, 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 10। इसी तरीके से इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे -2, तो -2 की घात 3 प्लस 4 -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे -8 प्लस ये 2 दूनी 4 प्लस को हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 प्लस के हैं 8 और 6 माइनस के हैं, तो कितना हो जाएगा -14, घटाएंगे कितना बचेगा 2। तो इसका आंसर, यदि आपको ये प्रथम सेमेस्टर मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन पसंद आया हो, क्वेश्चन को कराने का तरीका पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे द्वितीय सेमेस्टर के सॉल्यूशन के बारे में, पूरा सॉल्यूशन डिटेल में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप पूरा डिटेल में सिलेबस चाहते हो तो कृपया कमेंट में लिखें। थैंक यू।